यस, गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। तो कैसा गया कल का पेपर? फोड़ दिया या फोड़ डाला? या फिर 175 रैंक 5। शुभांकर लास्ट टाइम 84 मार्क्स, इस बार 160। गुड। और बहुत सारे। अच्छा, धना धन धना, ये क्या हो रहा है? 242 रैंक 2 अमन। मृदुल शीट कहां मिलती बेटा? ऐप पर मिलती है, देखो। दिव्यांश 107। लक्ष्य बहुत सारे गलत हो गए। और बाकियों का क्या हाल है? देखना है कमेंट आ रहा है। माणिक 248 रैंक 1। वेरी गुड माणिक। अमन, अमन के कितने थे मार्क्स? उदित 183 रैंक 14। रैंक 1 माणिक 248, उदित 183। दिव्यांश मेहनत करते रहो, शीट सॉल्व करते रहो। अंकित 103, अमन 140, शुभांकर 160 रैंक 11, कौशल 171, शिवम 172। नवदीप मार्क्स लिखो, कौशल रैंक भी लिखो। और बाकियों का चलो जल्दी से एक बार पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? बहुत आसान आसान क्वेश्चन ही है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पीएच दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी, के भी निकालना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली ड्रॉप ऐड करने पर पीएच 7 से कितनी हो गई? 4। अच्छी बात क्या है कि 1 लीटर में ऐड कर रहे हैं, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे कि एक ड्रॉप में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो क्योंकि पीएच 7 से 4 हो गई, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10⁻⁻⁴। H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴, तो यानी एक ड्रॉप में H प्लस आयन के कितने मोल्स आ गए? 10⁻⁻⁴। अब आप और 10⁻⁻⁴ मोल्स ऐड कर रहे हो, तो टोटल H प्लस के मोल्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएंगे 1 लीटर में, तो pH 3.7। Which of the following mixtures will function as buffer solution? कौन सा बफर होगा? डेफिनेटली यहां पर NH4Cl ये नहीं होगा, ये दोनों ही बेस है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बफर होगा। और ये किसी भी रेशियो में मिक्स करो, इसको किसी भी रेशियो में मिक्स करो, ये बफर ही रहेगा। देन 50 ml 0.05 m Na2CO3 is titrated against HCl on adding 40 ml of HCl. pH of the solution will be, pH कितनी होगी? तो एक तरह से देखा जाए तो इसके कितने मिलीमोल्स है? 2.5 मिलीमोल्स। HCl के कितने डाल दिए?
4, पहली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। पहली रिएक्शन 2.5 के साथ 2.5 कंप्लीट। सेकंड रिएक्शन में भी कह सकते हो कि उसमें से भी 2.5 में से 1.5 रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहां पर NaHCO3 के 0.25 जो कि फर्स्ट रिएक्शन से बने हैं वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2CO3 प्लस NaCl। इसके कितने हैं टोटल, 40 में से 4 में से 2.5 तो रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने 1.5, ये 1, ये 0, ये 1.5, क्या बन गया बफर। कौशल उसमें 3 आएगा, जो बोला वही सही है बेटा। तो यहां पर बफर के फॉर्मूला लगा दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच पॉइंट इन द ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट आयन बिकम्स इक्वल इन द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। जब वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो बफर बनेगा। बराबर कब होगी, जब HA आधा रिएक्ट कर जाएगा, HA जो है वो आधा रिएक्ट कर जाएगा, तब बफर बन जाएगा। तो A/2 ऐसा किस पर होगा, तो हमें पता है कि यहां पर तो कहीं इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है, तो उसका आधा, मतलब A पॉइंट पर आप कह सकते हो कि बफर बन जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट सॉल्ट और एसिड की कंसेंट्रेशन लगभग बराबर होगी। और इसी तरह से जेई एडवांस का क्वेश्चन भी था, इसी तरह से जेई एडवांस का क्वेश्चन भी था जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, और उसका आंसर 3 था, शीट में गलत दे रखा था। सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप, हमें पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, -RT/ln और डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln। इसकी जगह पुट करके रीअरेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। इस सर क्वेश्चन 13 का बी होना चाहिए, 13 का बी क्यों होना चाहिए भैया, बी क्यों होना चाहिए। यहां पर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, ये बी डी तो जस्ट इसी के पास में है। बी और डी यू मान के चलो कि जस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले वाला पॉइंट है, डी जस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद वाला पॉइंट है। तो बी और डी यू मान के चलो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले और बाद वाले पॉइंट्स हैं। और यहां पूछा है कि जब आधा एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए, जब आधा एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो वो पॉइंट बी थोड़ी होगा। समझ गए। सॉरी मैंने इसको गलत मार्क कर दिया, ये बफर होगा, ये नहीं होगा। इसमें तो दोनों ही NH4 प्लस ही है, ये भी NH4 प्लस और ये भी NH4 प्लस। तो सेवंथ का आंसर मैंने गलत मार्क कर दिया था, सेवंथ का आंसर बॉम्बे होगा, दिल्ली नहीं होगा। ये याद है, मैंने कहा था काइनेटिक्स पढ़ाते वक्त बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कभी ना कभी एग्जाम में आएगा। 1/a² वर्सेस टी का कर्व स्ट्रेट लाइन आ रहा है, 1/a² वर्सेस टी का कर्व स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ऑर्डर कितना हो गया, n-1 = 2, तो n = 3।
तो इस रिएक्शन इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। और भी बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी। स्लोप किसके बराबर होता है? n-1 इंटू के। n-1 इंटू के, ये इसका स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। यहां पर बाकी सब सही है। ये सारा डेटा मिनट्स में दे रखा है, ये सेकंड्स में दे रखा है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत। रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि ऑर्डर 3 है। इसे आंसर कैलकाटा। कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी और अगर उस पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी, दोनों का क्या बताना है? रेशियो। इसमें गड़बड़ हो सकती है बेटा, लेकिन ये किया गया किसी ने? ये किसी ने किया है क्या? एनीवन? किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है क्या? इसमें वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में सॉल्युबिलिटी 4s³ नहीं होगी, 4s³ नहीं होगी, क्योंकि 4s³ करते हैं तो यहां से सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -9 आती है। सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -9 आती है, मतलब OH आयन कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर -9। तो यहां पर वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। AOH होल ट्वाइस कन्वर्टिंग इनटू A+2 प्लस ट्वाइस OH माइनस। पानी के कारण ऑलरेडी OH आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7, इसका S प्लस 2S। तो अब यहां पर अगर हम इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू KSP विच इज 4 इंटू 10 की पावर -27। तो S विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर -14, तो 4 इंटू 10 की पावर -13, 4 इंटू 10 की पावर -13। और अब वाटर का, अब जब KOH का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो KOH से OH आयन कितना आ रहा है? 10 की पावर -3। तो अब वाटर का OH आयन जो है KOH के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट में OH आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 हो जाएगी। समझ गए? वैल्यू ऑफ x बतानी है। वैल्यू ऑफ x क्या होगी? एन आयनिक सॉलिड इज HCP ऑफ Q2 माइनस आयन एंड Px प्लस आयन आर इन द हाफ ऑफ द एंड P प्लस x आयन्स आर इन हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। द वैल्यू ऑफ x शुड बी। आधे टेट्राहेड्रल वॉइड में देखो, आधे टेट्राहेड्रल वॉइड में जैसे ही आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? जितने कैटायन उतने एनायन।
क्योंकि जो रेशियो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड 2 टाइम्स होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं, लेकिन अगर आधे ही भर रहे हैं तो उतने ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं जितने लेटिस पॉइंट्स हैं। तो कैटायन और एनायन बराबर, और कैटायन और एनायन बराबर है तो इस पर -2 चार्ज है, तो इस पर भी +2 चार्ज होगा। बिल्कुल सही। ZnS की तरह चाहो तो आप इसको FCC भी मान सकते हो, FCC मान के भी सॉल्व किया जा सकता है। और ये एक और क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, आसान है। 50% ऑफ द मॉलिक्यूल कोलाइड विथ एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -EA, तो E की पावर -EA/RT। परसेंटेज चाहिए तो 100। ये डेटा आपको दे रखा है 50%। किसी टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है T1 और फिर T2, क्या निकालना है यहां पर, व्हाट टेम्परेचर। अच्छा, ये T1 E की पावर -EA/RT एट T2, और ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर 25% है, T1 और T2 का रेशियो निकालना है। या यूं कह दो T1 पता है, T2 निकालना है। मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, शीट में है, ओवन में है, ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। ZnS का दिमाग में लेके आओ, क्योंकि ZnS में आधे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होते हैं, तो डायरेक्ट ZnS क्लिक करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। हाँ, इसमें हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से क्लास में हमने डिस्कस किया ऑर्डर क्या होगा। ये अगेन बेसिक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। ये आसान नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आसान है, ये मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जितनी हमने प्रैक्टिस की उसके बाद होना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं उसके बाद तो यार होना चाहिए ना, नहीं। ये बहुत आसान है, ये भी आसान है, ये भी। तो यार देखो, सीधी सी बात बताऊं तो 10 में से, यानी 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में थे, 3 उधर थे, तो 7 में से मुझे लगता है 4 या 5 तो सही होने ही चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव 7 क्वेश्चंस है उनमें से 4 या 5 तो सही होने ही चाहिए। अविरल केमिस्ट्री में 10 गलत हो गए। चलो, ये तो था पेपर। और कुछ था क्या? होमवर्क आई थिंक नहीं दिया था मैंने। वैसे मोस्टली पेपर में मेरे हिसाब से आयनिक थी, क्योंकि आयनिक अभी अभी हमने पढ़ा है। थर्मो का एक ही क्वेश्चन था, काइनेटिक्स का एक ही क्वेश्चन था, सॉलिड स्टेट का एक ही क्वेश्चन था। तो ज्यादा फोकस आयनिक पर ही था, क्योंकि रिसेंटली हमने वो किया था तो उसी पर फोकस था। तो मार्क्स आने चाहिए। और मैं ये कह भी रहा हूं आप लोगों से, जो करंट चैप्टर चल रहा है बस उस पर फोकस करो, उसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करो। अविरल इज सेइंग, लेकिन सर आपका 1 आवर 45 मिनट्स वाला स्ट्रेटजी मस्त है। अविरल बहुत अच्छी है वो स्ट्रेटजी, उसी को यूज करो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स 1 आवर, फिजिक्स 1 आवर, केमिस्ट्री 45 मिनट्स, और लास्ट के 15 मिनट्स ध्यान रखना, पहले बीच में नहीं। ये नहीं कि सर 15 मिनट्स किसी को भी हम दे सकते हैं, दे सकते हो, लेकिन पहले नहीं दे सकते हो, वो लास्ट में ही किसी को दे सकते हो। तो किसको देना है वो लास्ट में डिसाइड करना। और इसमें भी मैं एक बात बताऊंगा, इसमें भी एक बात बताऊंगा, कोशिश करो केमिस्ट्री को पहले कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है ना, देखो मैथ्स में टाइम ज्यादा लगने ही वाला, ये आप मान के चलो। मैथ्स का पेपर टफ आता है, उसमें ज्यादा टाइम लगना है, लेकिन ये नहीं कि टफ पेपर में हम और ज्यादा टाइम उसको दें, क्योंकि हमें ओवरऑल स्कोर से मतलब है। तो मैथ्स में देखो यार 1 घंटा और अगर लगे जरूरत है, और वो भी तब, देखो सीधी सी बात है, मैथ्स में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैथ्स में क्वेश्चन लेंदी आते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, तो हमें ओवरऑल मार्क्स देखने होते हैं।
ओवरऑल मार्क्स देखने होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैथ्स में पहला टारगेट ये होना चाहिए कि चलो कर लिया, जितने आसान हो थे वो सारे कर लिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि केमिस्ट्री के पेपर में कुछ क्वेश्चंस आप पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि हर एक क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगता। तो मान लो आपने केमिस्ट्री में से 10 मिनट बचा के उसको आप मैथ्स में दे रहे हो, तो मैथ्स में उसका आउटपुट बहुत कम आएगा, केमिस्ट्री में उस 10 मिनट का आउटपुट बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए सबसे पहले मैथ केमिस्ट्री कर लो। उसका फायदा यह भी मिलता है कि कभी कभी केमिस्ट्री है ना और जल्दी हो जाती है, केमिस्ट्री और जल्दी हो जाती है, 45 मिनट से भी पहले हो जाती है, खासकर जेई मेंस में। तो वो जो बचा हुआ टाइम है फिर आप इजीली मैनेज कर सकते हो। आपको पता होता है कि यार इतना टाइम है, इजीली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले मान लो मैथ्स की या फिजिक्स ली ना, तो टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। अगर बाय दी वे केमिस्ट्री थोड़ी भी लेंदी हो गई ना, थोड़ी सी भी केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो गई, तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती है। इसीलिए केमिस्ट्री पहले करो, फिर आपकी इच्छा हो जो करो, चाहे मैथ्स करो या फिजिक्स करो। माणिक का कहना है कि सर मेरी केमिस्ट्री 30 मिनट्स में हो जाती। वेरी गुड। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने कहां तक कर लिया था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहां तक कर लिया था? निखिल बढ़िया। केमिस्ट्री पहले कर लो ताकि एक क्लियर हो जाए कि यार इसमें इतना टाइम लगना था, लग गया। बाकी टाइम आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें भी मैं ये कहूंगा कि मैथ्स सबसे डिफिकल्ट होता है, मैथ्स डिफिकल्ट होता है, उसमें अच्छा कर सकते हो लेकिन अच्छा करने में टाइम ज्यादा लगता है। बहुत बार ऐसा होता है सर मैथ्स आ तो रही है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। तो इसीलिए पहले वो सब्जेक्ट्स करो जिसमें आपको लग रहा है कि कम टाइम में आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, उन सब्जेक्ट्स को पहले टच करो। नवदीप ये पता नहीं क्या लिख रहे हो तुम, 2015 एडवांस स्टूडेंट सॉल्व पेपर 1 in 10 minutes फुल स्कोर। कहां से खबर आई? आई डोंट नो, कितनी सच है आई डोंट नो। तो लास्ट क्लास में हम यहां पर डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी दो रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे, जरूरी नहीं कि उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड हो। दो रिएक्शंस को ऐड करने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी ऐड होते हैं जब वो फाइनल रिएक्शन जो आ रही है वो एक सेल रिएक्शन हो। और इसे देखते ही ये साफ दिख रहा है कि ये सेल रिएक्शन नहीं है, तो यहां पर E3 इज नॉट इक्वल्स टू E1 + E2। E3 जो है वो E1 + E2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये सेल रिएक्शन नहीं है। इट इज नॉट ए सेल रिएक्शन। हाँ, यहां पर इन दोनों रिएक्शन से एक सेल रिएक्शन हम बना सकते हैं, लेकिन अगर सेल रिएक्शन बनानी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर ये सेल रिएक्शन है तो यहां पर एनोड और कैथोड वाले सब्सटेंस को कैंसिल आउट नहीं करोगे। एनोड और कैथोड वाले सब्सटेंसेस को कैंसिल आउट नहीं करोगे। यहां पर कैंसिल आउट इसलिए कर रहे हैं कि ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है। यहां पर हम इस तरह से सोच रहे हैं कि कॉपर +2 से कॉपर बना और वही कॉपर कॉपर +1 में जा रहा है। इस थॉट से आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, इसीलिए यहां पर कॉपर को कैंसिल करेंगे, लेकिन यहां पर हम इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब इसी पर क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आप लोगों को। गिवन E0 Fe+3 से Fe+2, रेंडमली कुछ भी डेटा में दे रहा हूं, 0.5 वोल्ट, और E0 Fe+2 से Fe माइनस
5 वोल्ट। और फाइंड आउट क्या करना है, Fe+3 से Fe+2। इसकी शीट अभी तक नहीं आई क्या? आ गई होगी यार इसकी शीट भी। आयनिक का डिस्कशन नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज पेपर डिस्कस हो गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको इस रिएक्शन का नहीं, इस रिएक्शन का ई नोट फाइंड आउट करना है Fe+3 से। रुको रुको यार, थोड़ा डेटा बदलने दो मेरे को, क्योंकि डेटा मुझे लग रहा है बड़ा सिंपल हो रहा है तो गड़बड़ हो रही है। अब करिए, कमेंट चलेगा। कहना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रॉड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बताइए आंसर क्या होगा। लक्ष्य आपके भी कमेंट्स दिख रहे हैं, डोंट वरी। अमन का आंसर 1.3। 1.3, 1.8, 2.1, -0.3। और कोई आंसर? और कोई आंसर? इसके अलावा जो दिख रहे हैं उसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? आर्यन का आंसर -1.1/3। अमन का आंसर भी -1.1/3, 1.8। और आंसर जो है वो -1.1/3 यही है। कैसे? चलिए करते हैं Fe+3 से Fe+2। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये +3 से किस में जा रहा है, +2 में। और Fe+2 फिर 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके किस में जा रहा है, Fe में। इसका ई नॉट दे रखा है 0.5 वोल्ट, इसका ई नॉट दे रखा है -0.8 वोल्ट। और अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो ये Fe+2 कैंसिल आउट हो जाएगा। Fe+3 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Fe। इसका ई नॉट निकालना आपको, ये E1, ये E2, ये E3 कैसे ऐड करते हैं।
कैसे ऐड कर दें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? क्या ये सेल रिएक्शन है? नहीं है, साफ साफ दिख रही कि ये एक हाफ रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करेंगे? याद करो, मैंने बताया था डेल्टा जी से करेंगे, और डेल्टा जी से करेंगे तो माइनस एफ तो सबका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N3E3 इक्वल्स टू N1E1 प्लस N2E2। N1 की वैल्यू 1, E1 की वैल्यू 0.5, N2 की वैल्यू 2 इंटू माइनस 0.8 और N3 की वैल्यू 3। लक्ष्य क्या बोला था? सेल पोटेंशियल माइनस नहीं हो सकता या हाफ पोटेंशियल भी माइनस नहीं हो सकता? इसमें से कोई भी सेल पोटेंशियल नहीं है ना, तो ये सेल का किसी सेल का पोटेंशियल है, ये भी एक हाफ रिएक्शन का पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। ये कोई सेल पोटेंशियल नहीं है कि नेगेटिव नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन ऑक्सीडेशन का डेटा नेगेटिव हो सकता है। इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर लेकिन यही आएगा। आप इस इक्वेशन को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कैसे भी बैलेंस करो, आंसर यही आएगा, -1.1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शन की बैलेंसिंग पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट इसी तरह का, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं। Mn+7 से Mn+2 1.5 वोल्ट हर्ष बेटा, जब किसी क्लास में लेट घुसते हो भाई दियो, तो टीचर से आके पूछते हो कि सर अभी तक आपने क्या पढ़ाया, वो वापस बताना। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा होता है क्या? कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि स्कूल में कभी लेट पहुंचे और तुम लास्ट बाद में गए और सर आप वापस बताना क्या पढ़ाया? यानी बाकी के सारे बच्चे तुम थोड़ा आराम करो, हर्ष आया पहले मैं उसको बता देता हूं कि अभी तक क्या पढ़ाया, नहीं आधे घंटे में। तो जो आधे घंटे में पढ़ाया वो केवल अब हर्ष आधे घंटे और सुनेगा, फिर तुम्हारी क्लास आगे बढ़ेगी। करिए क्वेश्चन, करिए जल्दी से। हर्ष वो भी नहीं बता सकता ना यार। तुम सोचो क्या बताऊंगा मैं। श्रीराज देखो क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को देखो, खुद पे कुछ सब समझ में आएगा। क्वेश्चन में जब रिएक्शन को बैलेंस की तो वहां पर कुछ दिख रहा था ना तुम्हें। तुम मुझसे पता क्या पूछ रहे हो, N1 N2 N3 कैसे आए? वेरी गुड। तुम्हें पता है N1 N2 N3 क्या है, या वो भी नहीं पता?
चलिए तो फाइनली इसका आंसर बता दो वापस। आंसर 6.5 डिवाइडेड बाय 3, एक तो ये दिखाई दे रहा है मेरे को। 8.5 डिवाइडेड बाय 3 ये भी दिखाई दे रहा है। 2 वोल्ट भी दिखाई दे रहा है। वैसे मेजोरिटी या तो 8.5 या 6.5। अब यहां पर चलिए रिएक्शन लिखते हैं। Mn+7 से Mn+2, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Mn+7 से Mn+2 में जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है 1.5 वोल्ट। लेकिन अब जो सेकंड रिएक्शन है वो +4 से +2, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.5। बट जो हमें फाइनल रिएक्शन चाहिए उसमें तो Mn+2 है ही नहीं, यानी Mn+2 कैंसिल आउट होना चाहिए। तो मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना होगा। तो मैं इस सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करके लिख रहा हूं। Mn+2 से Mn+4 +2 इलेक्ट्रॉन, और सिंस मैंने इसको रिवर्स करके लिखा इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिख दूंगा? 0.5 वोल्ट। ताकि अब जब हम इसको ऐड करें, अब जब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करने पर रिएक्शन क्या जाएगी? Mn+7 +3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Mn+4। और हमें इसी रिएक्शन का ही तो ई नोट चाहिए, इसी रिएक्शन का ई नोट चाहिए। तो हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया। अब फिर से वही वाली बात, क्या दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्ट ऐड कर दें? नहीं कर सकते। N1E1 प्लस N2E2 इक्वल्स टू N3E3। फर्स्ट रिएक्शन यानी N1 की वैल्यू कितनी है? 5। E1 कितना है? 1.5। N2 की वैल्यू कितनी है? 2। E2 कितना है? 0.5। N3 की वैल्यू 3। E3 7.5 प्लस 1 यानी 8.5 डिवाइडेड बाय 3। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। दो सिचुएशन है। क्या करना है? बस ये देखना कि इन दोनों रिएक्शंस को कैसे ऐड करें ताकि ये रिएक्शन आ जाए। इस तरह से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये रिएक्शन आ जाए। राइट नाउ तो देखो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा, अदरवाइज हो सकता है कि हमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, अगर दो से ज्यादा रिएक्शंस को कभी भी ऐड कर रहे हो, अगर दो से ज्यादा रिएक्शंस को कभी भी ऐड कर रहे हो तो फिर कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड नहीं होंगे। हमेशा डेल्टा जी से ही करोगे, या N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। अगर दो से ज्यादा रिएक्शंस हैं तो फाइनल रिएक्शन क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो से ज्यादा रिएक्शंस को ऐड करने पर फाइनल रिएक्शन चाहे हाफ रिएक्शन हो चाहे कंप्लीट सेल रिएक्शन हो तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड नहीं होंगे। केवल दो रिएक्शंस जब होती तब एक पर्टिकुलर केस में N1 N2 N3 बराबर हो सकते हैं, तो वहां पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो यहां पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन दे देता हूं। दिव्यांश बेटा क्या बोलूं अब यार, N1 N2 N3 में ही फंसे हुए हो।
सामने जो दिख रहा वही नहीं पता चलता तो क्या कर सकते हैं। वेरी गुड धीमान। तो रिवर्स रिएक्शन में माइनस हट कैसे गया, जाके पहले लेक्चर से अटेंड करो धीमान, सब समझ में आएगा। रादर देन यहाँ क्वेश्चन पूछो। पुराना पढ़ाया भूल जाते हैं, याद कुछ रहता नहीं है, ऐसा लगता है कि हाँ हमें पुराना सब पता है, और फिर कुछ भी यहां पर पूछ लो, जो पढ़ाया जाता है वही वापस पूछते रहते हो। जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है उससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया गया, फिर यहां आके वापस पूछ लो। आर्यन का आंसर आया है 0.3। आकृति का आंसर आया है 0.6। वेरी गुड सप्तांशु। सप्तांशु का कहना है कि सर आई विल मेक ए कम बैक इन माई टेस्ट स्कोर्स। तो क्या आ रहा है फाइनली आंसर, 0.3 या 0.4 या 0.6? वैसे ज्यादातर का तो 0.3 आ रहा है, तो मुझे लगता है वही सही होगा। रिएक्शन अगर हम इसकी लिखें तो Cr2O7 2 माइनस कन्वर्टिंग इनटू क्रोमियम +3। क्रोमियम को सबसे पहले बैलेंस करना होगा 2 टाइम्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बताना है अब आपको। बताइए। दो तरीके हैं इसके, या तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर चार्ज को बैलेंस करो, उससे पता चल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालो, लेकिन उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। इस रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करें तो +6 से +3, ऐसे तो जो डिफरेंस दिखता है वो 3 का ही दिखता है, बट एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, मतलब एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है +6 से +3 में, लेकिन यहां 2 क्रोमियम इन्वॉल्व है, इसीलिए इस रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि 2 क्रोमियम है इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, H2O से, हाइड्रोजन को फिर किससे बैलेंस करते हैं, H+ से, और उसके बाद चार्ज को बैलेंस कर सकते हो, उससे भी यही आंसर आएगा। लिख देता हूं मैं यहां पर, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7H2O, क्योंकि यहां पर 7 ऑक्सीजन है तो 7H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो 14H+। अब सोचो कितना किस तरफ चार्ज है, इस तरफ H+ और यहां पर -2, तो टोटल +12 चार्ज है, यहां +6 चार्ज है, +12 +6, तो यहां पर +6 चार्ज ज्यादा है, इसीलिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। ये बहुत बेसिक चीज है, रिडॉक्स में ऐसा बहुत बार करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस में तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। यहीं पर सेकंड रिएक्शन की बात करें तो सेकंड रिएक्शन क्या, क्रोमियम, इसको भी मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं क्योंकि क्रोमियम फाइनली कैंसिल आउट होना चाहिए। तो खैर यहां पर तो आप इजीली बता सकते हो, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर सॉरी +3 से 0 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, लेकिन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करना है तो ये क्रोमियम +3 कैंसिल आउट होना चाहिए, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अब यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों क्रोमियम कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली Cr2O7 2 माइनस, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स, कन्वर्टिंग इनटू 2 टाइम्स क्रोमियम प्लस 7H2O। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में चाहो तो H प्लस लिख दो, 14H प्लस। अब फाइनल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 12। यानी फर्स्ट रिएक्शन में भी 6 है, सेकंड रिएक्शन में भी 6 है, लेकिन फाइनल रिएक्शन में 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो E1 6, E2 भी 6 और E3 12। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 वोल्ट, इसको हमने रिवर्स करके लिखा है, इसीलिए -0.4 वोल्ट इसका माइनस में आ जाएगा। तो N3E3 इक्वल्स टू N1E1 प्लस N2E2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इंटू -0.4, फाइनल रिएक्शन में 12 इलेक्ट्रॉन्स इंटू E3। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, तो या तो ऐसे कर दो, ये 0.5 हो जाएगा और ये -0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 0.3। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, कैन जिंक सॉलिड रिड्यूस copper +2 from its aqueous solution? जिंक और कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डेटा दे रखे हैं यहां पर। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये पूछा जा रहा है। दीपक, बैलेंसिंग कैसे भी करो आंसर वही आएगा। बैलेंसिंग बस सही होनी चाहिए, बैलेंसिंग कैसे भी करोगे आंसर यही आएगा जो अभी किया था हमने। कर सकते हो भार्गव, कोई प्रॉब्लम नहीं। Cr2O7 को क्रोमियम +6 लिख दो तब भी आंसर आ जाएगा। Cr2O7 को क्रोमियम +6 लिखने पर भी आंसर आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो N1 N2 N3 का रेशियो वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। मतलब यूं कह दो कि रिएक्शन को कैसे भी बैलेंस करो, N1/N3 की वैल्यू वही आएगी, N2/N3 की वैल्यू वही आएगी, तो इसीलिए फाइनल E3 का आंसर वही आएगा, चाहे आप रिएक्शन को कैसे भी बैलेंस करो। किया जा सकता है, यस। माणिक, होशिता, अविरल, कौशल, अमन, दीप्तम, नीरज, तो यहां पर अब हमें यह देखना है कि जिंक कॉपर को रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज। तो जिंक अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहां से समझ में आ रहा है वो किस में जा रहा है? Zn+2 में। और कॉपर का रिडक्शन होगा तो कॉपर किस में जाएगा? कॉपर +2 से कॉपर में। तो अगर जिंक कॉपर को रिड्यूस करता है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब हमें देखना है कि क्या इस रिएक्शन का E0 ये पॉजिटिव है या नहीं है।
ई नॉट पॉजिटिव है या नहीं है वो देखना, और ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, यहां रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। तो अगर इसका ई नॉट पॉजिटिव है, ई नॉट सेल भी जिसे आप बोल सकते हो, तो ये रिएक्शन जो है फिजिबल होगी। अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा और रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी, मतलब ये रिएक्शन हो सकती है। तो अब आपको इसका आंसर निकालना है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा दे रखा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.76 वोल्ट, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल डेटा जो दे रखा है कॉपर का, वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो सेल रिएक्शन आ जाएगी जो हमें चाहिए, और सिंस यहां पर फाइनल रिएक्शन सेल रिएक्शन है तो इन दोनों के ई नोट को आप ऐड कर सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा 1.1 वोल्ट विच इज पॉजिटिव, यानी जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो ये बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन, वो पता होना चाहिए। और यहां पर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा दूसरे के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, थोड़ा सा लैंग्वेज अब मिक्स होगी, ढंग से बोलोगे खुद सोचोगे तभी समझ में आएगी। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो वो किसी और को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और किसी और को रिड्यूस करेगा। अब इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद रिड्यूस होगा और किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। ध्यान रखना यहां पर कंपैरिजन दोनों के ऑक्सीडेशन या दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का होता है, किसी एक का ऑक्सीडेशन और किसी एक के रिडक्शन का कंपैरिजन कभी नहीं होता। दोनों का ऑक्सीडेशन का, दोनों के रिडक्शन का। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, किसी और को रिड्यूस करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद रिड्यूस होगा, किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। अरविंद बेटा लास्ट क्लास के नोट्स को ढंग से पढ़ना, सारी चीजें समझ में आएगी। पढ़ते हो नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हो, बस ऐसा लगता है क्लास में आके कुछ भी पूछ लो। अब पूछ लो 2 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, पढ़ो नोट्स थोड़ा सा यार, ढंग से पढ़ के आओ। सोचो पहले, पूछने से पहले कि क्या पूछना है, कुछ भी पूछ लेते हो। बिल्कुल कंपैरिजन में प्लस माइनस इन्वॉल्व करना पड़ेगा हर्ष, कंपैरिजन में प्लस माइनस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पर, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसे ये आपको आई थिंक ऑलरेडी पता है, डेल्टा जी नोट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट कर ही सकते हैं, और डेल्टा जी नोट को हम एन एफ ई नोट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो यहां से एक तरह से इनडायरेक्टली ई नोट भी किससे रिलेट हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। अगर इसको रीअरेंज किया जाए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2.303 आर टी अपॉन एन, ये मैंने लॉग बेस 10 में भी इसको कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए 2.303 भी यहां पर आ गया। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर आ गया। और सिंस मोस्टली इस चैप्टर में टेम्परेचर 298 ही होता है, ज्यादातर ये जो ई नॉट के डेटा है वो 298 के ही होते हैं। वैसे ई नॉट में टेम्परेचर कुछ फिक्स नहीं होता, ई नॉट 200 केल्विन का भी हो सकता है, ई नॉट 300 का भी हो सकता है, ई नॉट 400 केल्विन का भी हो सकता है, बट
इफ टेम्परेचर इज 298, जो कि 99% क्वेश्चन में होता है या उससे भी ज्यादा ही होता है, तो क्यों ना आर टी और इन सब की वैल्यूज हम पहले ही पुट कर दें, जिससे बाद में कैलकुलेशन आसान हो। तो ये आ जाता है 0.059 अपॉन एन लॉग के, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। मोस्टली क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन में हम 0.059 को 0.06 ले लेंगे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, बट एग्जाम में ऐसा तभी करोगे जब क्वेश्चन में दे रखा हो, अदरवाइज तो आप 0.059 ही यूज करोगे। बट अभी क्लास में आप इसे 0.06 ले सकते हो। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं, हर एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होता है, हर एक रिएक्शन का, बट हर एक रिएक्शन का ई नॉट नहीं होता। ई नॉट तभी डिफाइन होगा जब किसी का रिडक्शन हो या किसी का ऑक्सीडेशन हो, तभी ई नॉट डिफाइन होता है। तो हर एक रिएक्शन का ई नॉट डिफाइन नहीं होता है। तो कुछ नहीं, यहां पर अगर किसी रिएक्शन का अब ई नॉट पता है तो आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, या कोई रिडॉक्स रिएक्शन है जिसका इलेक्ट्रो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो आप उससे यहां से उसका ई नॉट निकाल सकते हो। लिखो जल्दी से, फिर इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। यहां एन एफ लिख लेना, मैंने एफ नहीं लिखा था। नैतिक बेटा कितनी बार बोला है, जब पढ़ रहे हो ना तो केवल पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हारा दिमाग जो ना भटकता रहता है। पेपर चल रहा है सर, एग्जाम में इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक से क्या इक्वल क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे, जो पढ़ाया जा रहा है जैसा लगता है वो तो आएगा नहीं। नहीं, इसीलिए तुम्हारा दिमाग फोकस कहीं रहता ही नहीं है। तो ये तो लगता है कि कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। चलिए क्वेश्चन करिए एक और। इस थर्ड रिएक्शन का ई नोट बताना है, लेकिन इस बार इसका ई नोट दे रखा है, लेकिन इसका केस भी दे रखा है। तो एक का केस भी पता है, दूसरे का ई नोट पता है, थर्ड रिएक्शन का ई नोट फाइंड आउट करना है। 0.06 यूज करना, कैलकुलेशन आसान है, इजीली कर सकते हो। तो 0.059 की जगह 0.06 यूज करना। के एस पी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए भी होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी भी होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एस पी भी होता है। तो ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डजेंट मैटर कि वो के एस पी बोल रहा हूं या के ए बोल रहा हूं या के बी बोल रहा हूं। बेटा जल्दी से आयनिक पढ़ लो, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में अटक जाएंगे।
दीपक का आंसर 0.2, अमन का आंसर 1.4, लक्ष्य का आंसर 0.6, 0.2, 0.6, 1.4। बेटा इलेक्ट्रो में आयनिक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस लेवल के आयनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो होगा। सिंपल एक एसिड की पीएच कैसे निकालनी है, बेस की पीएच कैसे निकालनी है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। केएसपी क्या होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो कोर आयनिक है वो यहां नहीं आता है कि हाँ टाइट्रेशन कर रहे हैं बताओ पीएच क्या होगी, इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच क्या होगी। हाँ कोई एग्जामिनर बनाना चाहे तो बना सकता है, ऐसा नहीं है। लक्ष्य का भी 0.2 है, ज्यादातर सबका 0.2 ही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या करें, कैसे कर रहे हो इसको, ये ई नोट का डेटा है, इसका ई नोट निकालना है, तो क्या करें, अप्रोच क्या है, कैसे स्टार्ट कर रहे हो, स्टेप वन क्या है बताओगे। क्या किया सबसे पहले, तरुण का 0.2, हिंदराज का 0.2, नवदीप का 0.2, कृष का 0.2, रूपाक्षी का भी 0.2, अमन का 0.1, केनी का 0.2, दीपक का 0.5। बताइए क्या करें, स्टेप वन क्या है। चलिए करके देखते हैं, क्या मैं इसका ई नोट निकाल सकता हूं क्या। एक मिनट, मुझे लग रहा है कमेंट बंद हो गया यार तुम लोगों के। अच्छा तो आपने सबसे पहले इस केएसपी से इसका ई नॉट फाइंड आउट किया ऐसा, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, मतलब इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, फर्स्ट रिएक्शन में क्या एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बताना। देखिए फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, यहां पर भी +1, यहां पर भी +1, यहां पर सिल्वर क्लोराइड आयन -1 -1। तो फर्स्ट रिएक्शन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका ई नॉट नहीं निकलेगा। हाँ वो आपने 1 मान के कर लिया, उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो है गलत। आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो गलत है। क्या करना है वो बता रहा हूं, इसका ई नोट नहीं निकाल सकते हो आप। और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, सबसे पहले रिएक्शंस को ऐसे लिखो जैसे राइट डाउन जो लिखा हुआ ना कि हाँ इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीधा सीधा इस रिएक्शन का डेल्टा G1, इसका डेल्टा G2 और इसका डेल्टा G3, तो डेल्टा G3 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G1 को अब हम इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में लिखेंगे। तो -RT ln KSP, देखते जाओ। डेल्टा G2 का इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, तो -NF E नॉट
और थर्ड रिएक्शन का ई नॉट फाइंड आउट करना है, तो इसको भी ई नॉट की टर्म में लिख देता हूं। ई नॉट इसको 1 कर देता हूं, ये भी ई नॉट है, ये भी ई नॉट है, तो इसको 1 लिख देता हूं डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन अभी डेटा मत पुट करो, पहले थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो। पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं, तो ई 1 नॉट माइनस से डिवाइड कर दिया 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के एस पी प्लस ई नॉट ई 1 नॉट इक्वल्स टू, यहां ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, और ये जो एन है इस रिएक्शन में भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, फर्स्ट सेकंड रिएक्शन में भी है एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, फाइनल रिएक्शन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इस एन की वैल्यू 1 है। तो अब मैं यहां पर एन की वैल्यू को 1 पुट कर रहा हूं, 0.06। समझ में आ गई बात? ये मत कहना कि सर आपने भी तो एन 1 पुट किया, मैंने इस रिएक्शन के एन को नहीं पुट किया, मैंने इस रिएक्शन के एन की वैल्यू और इस रिएक्शन के एन की वैल्यू पुट की है। 0.06 लॉग के एस पी की वैल्यू 10 की पावर -10 और यहां पर ये 0.8, तो ये आ जाएगा -0.6 प्लस 0.8, यानी आंसर इज 0.2। एक इलेक्ट्रॉन मान के आंसर क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि यहां पर भी एक था, यहां पर भी एक था। अगर यहां 2 और यहां 2 होते और फिर एक मानते तो फिर गड़बड़ होती। तो वो किस्मत थी, क्योंकि यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपने यहां पर भी एक मान लिया तो वो आंसर आ गया। अगर यहां अभी 2 होते, यहां 2 होते और फिर यहां आप एक मानते तो सब गड़बड़ हो जाता। देखो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको, बहुत बेसिक है, इनको याद रखो। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं बन सकते। एक टफ क्वेश्चन बनाना होता तो कुछ नहीं किया जाता है, इन्हीं 2-3 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया जाता है और उससे एक टफ क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहां पर अभी क्या हो रहा है, 2 रिएक्शन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना 2 नहीं 3 कर दो, थोड़ा और टफ बनाना 4 रिएक्शन कर लो बस। लेकिन ये डेल्टा जी वाला मेथड हर जगह लगेगा। अगर 2 रिएक्शन हो तब भी, 3 हो तब भी, 4 हो तब भी, सब डेल्टा जी को ऐड करते जाओ, फाइनल रिएक्शन का डेल्टा जी आ जाएगा, दैट्स इट। कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन हो कि सर क्या करें, डेल्टा जी से कर दो, डेल्टा जी से कभी गड़बड़ नहीं होगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन एरर कभी भी नहीं आएगी, एरर नहीं आएगी। डेल्टा जी वाला तरीका हमेशा लगेगा, सीधा सा फंडा है। जब भी 2 रिएक्शन को, 3 रिएक्शन को, 4 रिएक्शन को, 5 रिएक्शन को, कितनी भी रिएक्शन हो उन सबको ऐड करोगे, डेल्टा जी हमेशा ऐड होगा, डेल्टा जी हमेशा ऐड होगा। तो हम हर एक क्वेश्चन को सबको पहले डेल्टा जी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डेल्टा जी से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, डेल्टा जी से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। तो ज्यादा अच्छा है कि सबको डेल्टा जी की टर्म्स में लिखो और फिर उसको रीअरेंज करो। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन करोगे, इसकी आदत पड़ जाएगी कि कैसे लिखना है, किससे डिवाइड करना, वो सब समझ में आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन और दे देता हूं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं। वैसे तो ये डेटा मुझे देने की जरूरत नहीं है, चलो नहीं देता हूं, कोशिश करते हैं। ई नॉट और आपको इस रिएक्शन का ई नॉट फाइंड आउट करना है। ये ई नॉट 0 है। चलो एक डेटा और लिख देता हूं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज 10 की पावर -14,
ये भी यूज होगा, इन दोनों से ये रिएक्शन आ जाएगी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इस रिएक्शन का ई नोट निकालना है। इसका ई नोट दे रखा है 0, वाटर का KW दे रखा है 10⁻⁻14, 0.06 यूज करना। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। अजीरुल, अजीरुल का आंसर आ रहा 4.2, दीपक 3.9, स्वपन -0.84। डिमांड बिल्कुल होता है। लक्ष्य नहीं यार, माइक ऑन है, तुम्हारे एंड पर कुछ गड़बड़ है। माणिक का आंसर आया है 0.84, अमन का भी 0.84, अविरल का -0.42, हिंदराज का 4.2, दीपक का 0.42, अविरल का माइनस, तरुण का 0.8277। चलिए यहां पर अब आपको अगर ये रिएक्शन चाहिए तो वो कैसे आएगी। अगर मैं वाटर के आयोनाइजेशन की रिएक्शन लिखता हूं H प्लस प्लस OH माइनस, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 10⁻⁻14, लेकिन हमें इस रिएक्शन में 2H2O मॉलिक्यूल चाहिए। अगर 2H2O मॉलिक्यूल चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो पावर में हो जाएगा, और अब ये आ जाएगा 10⁻⁻28, और ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2। इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया, लेकिन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कैसे भी लिखो। दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्वाइस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस ट्वाइस OH माइनस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, फिर से वही डेल्टा G1, डेल्टा G2 एंड डेल्टा G3। डेल्टा G1 वैसे ही डेल्टा G2 तो 0 ही हो गया, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो डेल्टा G3 मतलब -NFE नॉट इक्वल्स टू -RT ln K, जिसमें K की वैल्यू यहां पर 10⁻⁻28 है। तो E नॉट इक्वल्स टू 0.06 अपॉन N की वैल्यू कितनी हो गई 2 log 10⁻⁻28।
यस बिल्कुल सही कहा, -0.84 आंसर आ जाएगा। -0.84 प्लस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस में आएगा। बिल्कुल -0.84। वैसे ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया तरुण ने शायद, या किसी ने एग्जैक्ट डेटा भी लिखा है। मैं आपको बताऊं इसका एग्जैक्ट जो डेटा होता है वो -0.8277 होता है। अगर हम सारे डेटा एग्जैक्टली यूज करें तो -0.8277 एग्जैक्टली वैल्यू आती है। और आगे चल के ये डेटा हमें याद भी रखना होता है, मैं बताऊंगा कब, बट ये हमें याद भी करना होगा। ठीक है, -0.8277 ना करें, बट इतना याद होना चाहिए कि -0.83 -0.84 इसके आसपास आता है। इसी के आसपास ये वैल्यू याद होनी चाहिए, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं यहां पर फिर से। अभी तक क्या किया हमने, अभी तक इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे कि ये समझ में आया कि अगर दो से ज्यादा रिएक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, तो उनको कैसे ऐड करना है, कैसे सबट्रैक्ट करना है, अभी तक यही सीखा है हमने इस चैप्टर में। अब वापस से गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट पर मैं आ रहा हूं, गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट पर। अब हमें पता है कि कोई भी जो सेल हम बनाते हैं तो उस सेल में एक कैथोड होता है, उस सेल में एक एनोड होता है। कैथोड पर आप कोई सब्सटेंस यूज करते हो, एनोड पर कोई सब्सटेंस यूज करते हो। तो अब होता क्या, बहुत सारे कंपाउंड्स एक सेल में यूज होते हैं। तो एक सेल हमने कैसे बनाया है, वो कैसे किसी को समझाया जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए। अब अगर आप ये लिखो कि एक डिब्बा लिया, उस डिब्बे के अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन भर दिया, फिर उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड जिंक की रॉड को डिप कर दिया, फिर एक और डिब्बा लिया जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉपर रॉड को डिप कर दिया, फिर हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। इस तरह से लैंग्वेज में लिखना कोई आपको भी समझ में आ रहा है, बड़ा अजीब सा है। तो एक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेल को रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और हां, अलग अलग सेल्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। तो मैं यहां पर 4 या 5 एग्जांपल्स दूंगा जिसमें अलग अलग तरह के सेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी बताऊंगा। तो दो चीजें एक साथ अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, cell representation and types of half cell, टाइप्स ऑफ हाफ सेल एंड रिप्रेजेंटेशन, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी आप लिखना कुछ मत, अभी कुछ लिखना नहीं है, पहले मैं बताऊंगा, फिर सीक्वेंस किस सीक्वेंस में लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके बाद में जब मैं कहूं तब आपको कुछ लिखना है। जैसे हमने डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया था। जो डेनियल सेल होता है उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट में हमने जिंक रोड को डिप कर दिया, दूसरे कंपार्टमेंट में हमने कॉपर रोड को डिप कर दिया था। ये जिंक और ये कॉपर। यहां पर ZnSO4 का सॉल्यूशन था, तो यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। और इन दोनों को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम वायर से इनको कनेक्ट करेंगे, कह सकते हो कि इस वायर में करंट फ्लो करेगी। ये एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। यहां पर कोई भी जो सेल होगा उसमें दो कंपार्टमेंट हमेशा होंगे, एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड और कैथोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम डबल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं। एनोड और कैथोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम डबल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं। इस डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में हमेशा एनोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी और इसके राइट में हमेशा कैथोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। मतलब जो भी इसके लेफ्ट में लिखा हुआ है वहां उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जो भी राइट में लिखा हुआ है उसका रिडक्शन हो रहा होगा। अब यहां पर भी क्वेश्चन आता है कि लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या। तो जैसे राइट नाउ इस एनोड को हमने कैसे बनाया, हमने क्या किया, जिंक रॉड ली और उसको ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। और यहां हमें पता है कि जिंक और ZnSO4 के बीच में क्या बन रही है, एक इंटरफेस, राइट।
एक इंटरफेस बन रही है। तो अब हमें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक तो जिंक लिखना है, एक ZnSO4 लिखना है, और दोनों के बीच में एक इंटरफेस है। तो एक इंटरफेस को हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जिंक, एक वर्टिकल लाइन, और ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। चाहे तो हम यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, 0.2 m है, जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो वो भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। M1 मतलब इसकी मोलरिटी जो भी है वो लिख दीजिए। ये वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक इंटरफेस को, कि हाँ जिंक सॉलिड और ZnSO4 के बीच में एक इंटरफेस है। अगेन यहां पर यह भी क्वेश्चन आता है कि क्या इसी सीक्वेंस में लिखना जरूरी है? नहीं, आप चाहो तो इसको लेफ्ट में लिख सकते हो, ZnSO4 को पहले लिख सकते हो, जिंक को बाद में लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट में लिखा हुआ है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसीलिए यहां पर यह सीक्वेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंटरचेंज कर सकते हो। उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी क्या यूज कर रहे हैं हम? कॉपर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो उनके बीच में भी एक इंटरफेस है। तो यहां पर कॉपर सॉलिड और कॉपर+2। हाँ, यहां पर मैंने कॉपर सल्फेट नहीं लिखा है, क्योंकि सल्फेट आयन का ना तो रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें कॉपर आयन सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर, चाहो तो आप इधर भी Zn+2 लिख सकते हो, चाहो तो इधर भी Zn+2 लिख सकते हो। जिनकी कंसंट्रेशन से मतलब है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उनको जरूर लिखना होता है। यहां पर रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व है? जिंक आयन और कॉपर आयन, तो उनकी कंसंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए। तो ये इस सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इस गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। वैसे मैंने आपसे कहा था कि आप चाहो तो इनकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो, इस कॉपर को पहले लिख के कॉपर+2 को बाद में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा करते नहीं है। ये कोई रूल नहीं है, कर तो सकते हो, बट नॉर्मली यूं के तो अपने आप में एक रूल बन गया कि एक्सट्रीम एंड पर उनको लिखो जिसके थ्रू आप इस सेल को वायर से कनेक्ट कर रहे हो। वायर को किससे कनेक्ट कर रहा हूं? जिंक से। तो एक्सट्रीम एंड पर एक तरफ जिंक है, दूसरी तरफ क्या है? कॉपर है। तो ये इस सेल का क्या हो गया? सेल रिप्रेजेंटेशन। तो जहां तक हम रूल्स की बात करें, सबसे पहले अब आपको यहां पर लिखना है रूल्स टू रिप्रेजेंट ए सेल। ये डायग्राम नहीं बनाना है, पहले ये रूल्स को लिखना है। तो फर्स्ट वन, एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन। Then anode is written on its left side। बट ऐसा मत करना कि हाँ सर सेकंड पॉइंट में आपने लिखा था एनोड, तो यहां एनोड लिख दो। एनोड नहीं, एनोड मतलब एनोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेफ्ट साइड में लिखना है। एनोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेफ्ट साइड में, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैथोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को राइट हैंड साइड में। एंड देन फाइनली एन इंटरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय a vertical line। An interface is represented by a vertical line। जो भी इंटरफेस है उसे एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दो। तो देखा जाए तो यही रूल्स हैं और कोई रूल नहीं है। ये 3 रूल है जिसको हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो रूल्स क्या क्या है वो मैंने बता दिए। नहीं, लेकिन अभी भी ये डायग्राम नहीं बनाना है। अब राइट डाउन, ये जो सेल हमने यहां पर बनाया ना, डेनियल सेल, इसमें 2 हाफ सेल यूज हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो हाफ सेल्स होते हैं इनकी भी कुछ कैटेगरीज है। तो यहां पर जो हमने हाफ सेल यूज किया है, इस हाफ सेल को बोला जाता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। तो जो पहली कैटेगरी है हाफ सेल की वो है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। और राइट नाउ जो सेल हमने बनाया उसमें दोनों ही हाफ सेल जो है वो
सेम कैटेगरी के हैं, यानी ये भी मेटल मेटल आयन हाफ सेल, ये भी मेटल मेटल आयन हाफ सेल ही है। तो अब उसके बाद इन तीनों रूल्स को लिखने के बाद आप हेडिंग डालो मेटल मेटल आयन हाफ सेल। अब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, अगर मैं ये बोलता हूं कि एक सेल हमने कैसे बनाया, मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, मतलब समझ जाओ कि एक मेटल को हमने यूज किया है और उसी के आयन का कोई सॉल्यूशन है, उसी के आयन का कोई सॉल्यूशन है। लेट से कोई मेटल एम है और उसी के आयन का सॉल्यूशन वो M+2 M+3 कुछ भी हो सकता है। अब चलो अभी M+3 लिख देता हूं, यहां पर M+1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। ये एक हाफ सेल है और ये ध्यान रखना किसी भी हाफ सेल में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। हर एक हाफ सेल में ऐसा हो सकता है, जिंक का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो M किस में जा रहा होगा, M+3 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में लिखें, डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में लिखोगे मेटल सॉलिड, फिर एक वर्टिकल लाइन और M+3। अगर आप कंसंट्रेशन बताना चाहते हो तो इसके ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिख दो, नहीं तो चाहो तो एक्वस भी लिख सकते हो। तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल, एम कन्वर्टिंग इनटू M+3, जैसे जिंक या कोई भी हो गया, आयरन से आयरन 0 से आयरन +3। तो ये एक मेटल मेटल आयन हाफ सेल का एग्जाम्पल हो गया। और डेनियल सेल में जो हमने दोनों हाफ सेल यूज किए हैं वो इसी कैटेगरी के हैं, वो इसी कैटेगरी के हैं। अब पहले आप ये रूल्स लिखो, फिर मेटल मेटल आयन हाफ सेल की रिएक्शन लिखो, फिर उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिखना, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखोगे। और ये जो एग्जाम्पल है चाहो तो इसका नाम लिख लेना, डेनियल सेल। इसका नाम लिख लेना डेनियल सेल। और ये कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये एक हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस सीक्वेंस में लिखोगे सबसे पहले रूल्स, फिर मेटल मेटल आयन हाफ सेल और फिर ये एग्जाम्पल। सारे डायग्राम बनाने हैं। जब भी अब मैं वर्ड बोलूं मेटल मेटल आयन हाफ सेल, एक पिक्चर बननी चाहिए कि यार मेटल मेटल आयन हाफ सेल मतलब एक मेटल रोड को एक सॉल्यूशन में डिप किया होगा। ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, अगर जिंक है तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर है तो कॉपर का रिडक्शन होता है। हो सकता है मेटल का ऑक्सीडेशन होकर M+3 बने, या हो सकता है M+3 रिड्यूस होकर M में कन्वर्ट हो। ये डायग्राम भी दिखना चाहिए। डायग्राम दिखेगा, क्वेश्चन को समझने में आसानी लगेगी, इजीली लैंग्वेज समझ में आएगी, सॉल्व करना भी आसान होगा। लेकिन ये केवल एक कैटेगरी बताई है मैंने, ऐसी और भी कैटेगरीज है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। होमवर्क
हम्म, हम्म, हम्म। एक काम करना, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर तो नहीं है बट इससे रिलेटेड O1 में कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो एक काम करना, टारगेट ये है कि 1 से लेके 15 तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। हाँ, कुछ अगर लगे कि नस्ट इक्वेशन वाले हैं तो वो छोड़ देना, अदरवाइज 1 से लेके 15 तक जितना लग रहा है कि हाँ ये सब कुछ हम कर चुके हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। 1 से लेके 15 तक ज्यादा नहीं दिया। और आयनिक का क्या बाकी है? जो भी आयनिक का डिस्कशन ड्यू था वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आयनिक का जो भी डिस्कशन ड्यू था वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।